और अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार शाम को जम्मू डिवीजन में 2 ड्रोन देखे गए। आपको बता दें कि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 3 बार ड्रोन दिखे, जिसमें से सुबह देखे पहले ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक जम्मू डिवीजन में शुक्रवार शाम को 2 संदिग्ध ड्रोन देखे गए, जिनमें से जम्मू के कालूचक और दूसरा ड्रोन कठुआ में दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को ही लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ सेक्टर में PIA लिखा हुआ एक बलून भी मिला। बलून पर पाकिस्तानी झंडा बना हुआ था। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ड्रोन को मार गिराया, जिस पर IED बंधे थे, जिसका वजन 5 किलो था। आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा के मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। देशवासियों को संबोधित करते हुए PM ने कहा कि दुनिया को भगवान बुद्ध में आस्था है। PM नरेंद्र मोदी ने देश भर के शिक्षकों को नमन करते हुए कहा कि जहां ज्ञान है वहां पूर्णिमा है, क्योंकि गुरु का दिया ज्ञान ही आपको अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाता है। हरियाणा में नए कोरोना मरीजों के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में 9, करनाल में 8, पलवल में 4 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इसी तरह फरीदाबाद, हिसार और सिरसा में कोरोना के 2-2 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और झज्जर में सिर्फ एक नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कुल 22 जिलों में से 6 जिलों में कोरोना का एक भी नए मरीजों की पुष्टि नहीं हुई। इसके साथ ही इलाज के बाद एक दिन में 38 लोगों ने कोरोना को मात दी। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में 500 ml क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जिसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। प्लांट के शुरू होने के बाद 1 मिनट में 500 लीटर तक ऑक्सीजन उत्पादन किया जा सकेगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करने की भी कोशिश की जा रही है। पूरे मामले को लेकर डेप्यूटी CMO डॉक्टर सुनीता सोखी ने बताया कि फतेहाबाद के अलावा टोहाना, भट्टू और पूना में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का काम चल रहा है। इनमें भी सिविल वर्क पूरा कर लिया गया है और अब जल्द ही यहां पर प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा। हिसार नागरिक अस्पताल में देर रात एक युवती और युवक अपने किसी परिजन को इलाज के लिए लेकर पहुंचे। उन्हें काफी देर तक कोई चिकित्सक दिखाई नहीं दिया। इसी बीच युवती ने आपातकालीन विभाग के पास एक कमरे में डॉक्टर और एक अन्य शख्स को सोते हुए पाया, जिसका उसने अपने मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस बीच युवती और डॉक्टर के बीच कहासुनी हो गई। युवती ने स्वास्थ्य मंत्री विज तक मामले की बात पहुंचाने की बात कही तो डॉक्टर युवती का फोन छीनने लगा। फोन न देने पर युवती ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया, लेकिन पुलिस ने युवती और युवक पर ही हमला दर्ज कर लिया। कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के बाद शैक्षणिक गतिविधियां पटरी पर लौटने लगी। 9वीं से 12वीं के बाद अब 6ठी से 8वीं की क्लासेस भी शुक्रवार से शुरू कर दी गई हैं। लंबे समय से बंद पड़ी क्लासेस को पहले सफाई कर सैनिटाइज किया गया। छात्रों को स्कूल में आने के लिए अपने माता पिता की लिखित अनुमति दिखानी होगी। स्कूलों में हर रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 3 घंटे की क्लासेस लगेंगी। इस दौरान छात्रों को लंच ब्रेक नहीं मिलेगा। स्कूल खोले जाने के बाद कुछ छात्रों में उत्साह है। छात्रों का कहना है कि कोरोना के कारण उनकी पढ़ाई अब तक प्रभावित रही थी। सिरसा के खैरपुर स्थित सरकारी स्कूल समेत क्षेत्र के सभी निजी स्कूलों में भी शुक्रवार से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। स्कूल में आने वाले बच्चों को कोविड-19 के नियमों की पालना के निर्देश दिए गए। स्कूल पहुंच रहे बच्चे काफी खुश नजर आए और अध्यापकों ने भी स्कूल खुलने पर खुशी जाहिर की। प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद अब कॉलेज में भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि 90% स्टूडेंट्स परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि
10% स्टूडेंट्स जो प्रदेश के बाहर गए हुए हैं उनको ऑनलाइन परीक्षा देने की छूट दी गई है। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि परीक्षाओं के बाद यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के आते ही एडमिशन के शेड्यूल भी जारी कर दिए जाएंगे। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन किसान जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिन सरकार ने उनका जानबूझकर समय खराब किया। सरकार उन्हें घुमाती रही। वो जंतर मंतर से संसद की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें रोक दिया और व्यवस्थाओं की भी कमी थी। किसान नेताओं ने कहा कि पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसानों ने अपनी संसद लगाई और जिसका असर पार्लियामेंट में भी देखने को मिला। ऑल इंडिया महिला लोकतांत्रिक संगठन की अध्यक्षता और कानपुर से पूर्व सांसद एवं लेखिका सुभाषिनी अली सहगल किसान आंदोलन के समर्थन और महिलाओं की भागीदारी को लेकर हिसार पहुंची। सुभाषिनी अली सहगल ने हिसार दिल्ली हाईवे स्थित बाड़ो पट्टी टोल प्लाजा पर महिला महापंचायत का भी आयोजन किया। हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार लोगों का उत्पीड़न कर रही है और हालात अंग्रेजी शासनकाल जैसे बने हुए हैं। सिरसा में किसानों की रिहाई के बाद अनशन पर बैठे बलदेव सिंह ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। किसानों की रिहाई की जानकारी मिलने के बाद पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल बरनाला रोड स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे बलदेव सिंह को नारियल पानी पिलाकर अनशन तोड़वाया। गौरतलब है कि 11 जुलाई को बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बीजेपी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम से लौटते वक्त डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 100 किसानों के खिलाफ तेजद्रोह समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सिरसा के गांव पंजुआना में नेशनल हाईवे 9 पर गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर धरना देने वाले करीब 250 किसानों के खिलाफ बड़ाकुड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव करने के मामले में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 21 जुलाई को सिरसा में अलग अलग जगहों पर रोड जाम किए जाने का मामला सामने आया है। इसी पर कार्रवाई करते हुए प्रदर्शन करने वाले करीब 250 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब वीडियो फुटेज के आधार पर प्रदर्शनकारी किसानों की पहचान कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैथल में शुक्रवार को आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने अंबाला रोड बाईपास विश्वकर्मा चौक पर जाम लगा दिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी रोड जाम खुलवाने के लिए मौके पर पहुंचे। आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि उन्होंने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान के बाहर धरने की सूचना दी थी, लेकिन सूचना के बाद उनके लिए शौचालय और पानी की व्यवस्था नहीं की गई। प्रदर्शन करने पहुंची वर्करों ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रदर्शन स्थल पर व्यवस्था नहीं की जाएगी वे बाईपास पर जाम रखेंगी। गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर वर्करों ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास के घेराव की चेतावनी दी है। सिरसा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारी नौकरी से हटाए जाने की स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बहाली और समय पर वेतन की मांग को लेकर धरनारत हैं। साथ ही इसी बीच ठेकेदार ने 98 और कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। इसी को लेकर कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के धरने पर रहने के कारण अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार कर्मचारियों में विरोध बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को नागरिक अस्पताल के गेट के सामने एनएचएम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर गुरुवार शाम को सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल के कार्यालय में मिलने गए थे। इस दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 26 जुलाई तक इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे।
इधर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल का होडल के बंचारी गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि बंचारी गांव के नगाड़ों की कला विश्व प्रसिद्ध है। वहीं बढ़ती हुई महंगाई पर जवाब देते हुए विपुल गोयल ने कहा कि महामारी में पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दाम के कारण खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन सरकार जल्दी बढ़ती महंगाई पर रोक लगाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी लोग तरह तरह के भ्रामक प्रचार कर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि चाहे वो इनेलो हो या फिर कांग्रेस, सभी अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसान आंदोलन में जा रहे हैं। साथ ही कहा कि राजनीतिक दलों की भूमिका लोकतंत्र बचाने की होती है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर कृषि कानूनों में कोई खामी है तो बताएं, सरकार से सवाल करें और जवाब भी सुनें। वहीं हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अभी केवल समाचार पत्रों में चर्चा है, बाकी मुख्यमंत्री के पास विशेष अधिकार है, वो जब चाहें कर सकते हैं। पलवल के लघु सचिवालय में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को लोगों की शिकायतों के निपटाने के लिए आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की, लेकिन इसमें बीजेपी के विधायकों और पदाधिकारियों की शिकायतें भी नहीं निपटाई गई। बीजेपी के विधायक और पदाधिकारी खुद ही सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने की शिकायत करते रहे और मंत्री जी सिर्फ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर चले गए। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पंचकुला खनन अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। राज्य मंत्री ने यह फैसला जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान लिया। बैठक में 13 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए मंत्री संदीप सिंह उनके मौके पर ही निपटारा करते नजर आए। गंदे अनाज सप्लाई को लेकर हरियाणा न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। अनाज डिपो पहुंचकर डीएफएससी अधिकारी ने निरीक्षण किया। संबंधित कर्मचारियों और एजेंसी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। पंचकुला औद्योगिक प्लांट आवंटन मामले में पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष ईडी कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इस बार भी आरोपी सिद्धार्थ भारद्वाज और डागर कत्याल नहीं शामिल हुए। पिछली सुनवाई के दौरान स्पेशल ईडी कोर्ट द्वारा आरोपी डागर कत्याल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे, जबकि मामले में एक और आरोपी सिद्धार्थ भारद्वाज के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर रोक लगाई गई थी। मामले के मुख्य आरोपी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पवन कांसल को पेशी से छूट को ईडी कोर्ट ने पिछली सुनवाई में स्वीकृति दे दी है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तक का तय की गई है। कैथल के डेरा गतला गांव के पंचायत के खाते में 2 दिन पहले 14,32,000 रुपए की आरटीजीएस गणेश ट्रेडिंग कंपनी को करा दी गई। निवर्तमान सरपंच के मोबाइल पर पेमेंट निकाले जाने का मैसेज आया तो इसका खुलासा हुआ। गांव की निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि और पंचों का आरोप है कि राशि बीडीपीओ और ग्राम सचिव ने मिली भगत कर निकाली है। गांव में इस राशि से किसी विकास कार्य के लिए कोई निर्माण सामग्री नहीं पहुंची। फिर इतनी भारी भरकम राशि की गणेश ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट किस काम के लिए की गई? पंचायत खाते से राशि निकाले जाने पर ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीण इस मामले को लेकर गांव में एकत्रित हुए और कैथल उपायुक्त प्रदीप से मिले और उन्हें ज्ञापन दिया और इस मामले में जांच कराने की अपील की। रेवाड़ी में बावल उपमंडल के प्रागपुरा गांव में ग्रामीणों के विरोध के चलते बीडीपीओ को अपनी टीम के साथ वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि बावल खंड के बीडीपीओ भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर आए। यहां विभाग को एक गली का निर्माण करना था, लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन के अधिकारियों को काम नहीं करने दिया। ग्रामीणों ने गली के निर्माण से पहले इसके माप लेने की मांग की, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को कार्रवाई करने की धमकी दी, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों को मौके से खाली हाथ ही लौटना पड़ा।
बीते कई दिनों से हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। तापमान में गिरावट आने से उमस से भी राहत मिली। बारिश से शहर से लेकर कस्बों तक बाजार और बस्तियों में जल भराव हो गया। बारिश के चलते लोगों के घरों की दीवारें गिर गईं, जिसका जायजा लेने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी पहुंचे और उन्होंने विशेष गिरदावरी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, जिसके बाद सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिले में अब तक मानसून सामान्य है। इसके साथ ही कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में 26 जुलाई के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा। फतेहाबाद में सुबह से तेज बारिश होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां धान की फसल के लिए बारिश वरदान है, वहीं बारिश के पानी की वजह से सड़कें तालाब में बदल गई हैं। लोगों ने बताया कि मानसून को लेकर प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है, जिससे बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को कई दिक्कतें हुई। शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जाखल में मानसून की दूसरी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। यहां सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद हुए जलभराव ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। अनाज मंडी, सब्जी मंडी, एसबीआई रोड, मॉडल टाउन और निचले इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भी भर गया। जाखल नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले एरिया में दूषित पानी की निकासी के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से करोड़ों रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाने का कार्य पिछले करीब 7 महीने से जारी है। नई बस्ती में डाली गई सीवरेज पाइपलाइन मानसून की दूसरी बारिश से ही टूट गई है, जिसके बाद गुस्साए वार्ड वासियों ने संबंधित विभाग के प्रति नारेबाजी करते हुए इस कार्य की उच्च स्तर पर जांच करने की मांग की है। वहीं पार्षद विकास कामरा ने इस कार्य में इस्तेमाल की गई घटिया सामग्री को लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप भी लगाया है। करनाल में भारी बारिश और जलभराव के चलते किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले करनाल के जिला सचिवालय में किसानों ने पहुंचकर सरकार के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि अभी भी खेतों में जलभराव की स्थिति है। ऐसे में प्रशासन को जल्द से जल्द खेतों में जमा पानी बाहर निकलवाना चाहिए। इसके साथ ही किसानों ने 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग की है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बीआर कंबोज ने कहा कि कपास की फसल में बेहतर उत्पादन के लिए कीट और रोगों का एकीकृत प्रबंधन जरूरी है। इसके लिए किसानों को समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों की ओर से फसलों से संबंधित हिदायतों और सलाह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान कपास फसल के मुख्य कीट या रोगों की पहचान करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किए गए कीटनाशकों का ही प्रयोग करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये छिड़काव नुकसानदायक हो सकता है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल के सुझाव पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति खुद कृषि वैज्ञानिकों की टीम के साथ फील्ड में उतरे, ताकि कपास के किसानों को पहले की तरह समस्याओं का सामना न करना पड़े। करनाल के कुचपुरा गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जमीन फटती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों में कई तरह की अफवाहें फैल गई हैं कि भगवान का करिश्मा है। लेकिन जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो जमीन की जांच पड़ताल की गई, तब पता चला कि ये कुदरत का करिश्मा नहीं, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा है। वहीं जमीन के मालिक ने बताया कि उसके खेत में फसल ना होने की वजह से उसने मिट्टी को खुदवाया और उस मिट्टी को बेच दिया। वहीं जमीन में दूसरी मिट्टी और राख डाली, जब मिलन होने से पहले ही बारिश हो गई। बारिश होने की वजह से जमीन फटकर ऊपर उठने लगी, जिससे लोगों में बातें फैल गई। वहीं किसान के ऊपर पहले से माइनिंग का मामला दर्ज है, जिससे किसान सरकार से जमीन पर मुआवजे की मांग कर रहा है। गोहाना रोहतक रोड पर स्थित आर्यनगर कॉलोनी में बंधन बैंक को लूटने के प्रयास मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को शुक्रवार को गोहाना सिटी पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों पर पहले ही भी कई लूट डकैती के आपराधिक मामले दर्ज हैं और दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं। 2 महीने पहले ही दोनों जेल से बाहर आए थे। जल्दी पैसे कमाने के इरादे से 3 युवकों ने मिलकर बैंक डकैती की योजना बनाई थी।
यमुनानगर की पुलिस लाइन में एक पुलिसकर्मी ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि 26 साल का राजेश अंबाला से एचएपी की फोर्स में आया था। पुलिसकर्मी के सुसाइड की सूचना पर एसपी, डीएसपी और थाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव के चलते पुलिसकर्मी ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरसा के कंगनपुर रोड पर फाटक के पास सवारी गाड़ी के आगे कूदकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। रेलवे पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव को नागरिक अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया है। शख्स की पहचान के लिए कोशिश की जा रही है। रेलवे पुलिस अधिकारी ने बताया कि पैसेंजर गाड़ी के आगे कूदकर शख्स ने खुदकुशी की है। मृतक के कपड़ों से पर्स मिला है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हांसी सीआईए 2 पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब सीआईए पुलिस की टीम डकैती की योजना बना रहे गिरोह के 6 सदस्यों को हिसार बाईपास रोड से गिरफ्तार किया गया। उप पुलिस अधीक्षक जुगल किशोर ने बताया कि हांसी सीआईए 2 पुलिस को कुछ लोगों की डकैती की योजना बनाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर छापेमारी कर पुलिस की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई लाठी और रॉड बरामद किए हैं। टोक्यो ओलंपिक के आगाज के साथ ही भारत के खेल भी शुरू हो गए। ओलंपिक में भारत ने शानदार आगाज करते हुए न्यूजीलैंड को अपने पहले मैच में 3-2 से हरा दिया। इस मैच के हीरो कप्तान मनप्रीत सिंह रहे, जिन्होंने 3 से 2 गोल अपनी टीम के लिए किए। मनप्रीत सिंह के 2 गोल के अलावा रुपिंदर पाल सिंह ने भारत के लिए 1 गोल दागा।